Hello students, in today's session we are going to discuss again the preamble of the Indian Constitution यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना. तो as you know that today is our lecture number 2, it means we have already discussed some basic structure of the preamble. So let's have a quick review of previous lecture. As I have discussed with you in lecture number 1 that in this topic we will discuss firstly the introduction of the preamble, that what is preamble, which have been discussed earlier in lecture number 1, ingredients of the preamble, keywords of the preamble, significance of the preamble and preamble as the part of the constitution, and at last we will discuss the amendability of the preamble. So अगर हम बात करें preamble के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका था पहला देश जिसने इसे अपने कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पेज की तरह, प्रीफेस की तरह यूज किया. लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी देशों ने उसे फॉलो नहीं किया. मैनी अदर कंट्रीज हैव आल्सो फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल. फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो प्रीएम्बल है उसे कब अमेंड किया गया था. तो इट वाज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज added in our constitution in the year 1976. Then we have discussed about the text of the preamble. It means we have discussed each and every word such as it is prescribed in our real constitution. यानी कि जो हमारा वास्तविक संविधान है उसमें किस तरीके से प्रस्तावना में शब्द बाय शब्द यानी कि शब्द के अनुसार हम लोगों ने वहां पर डिस्कशन किया था कि कैसे दिया हुआ है प्रीएम्बल में, क्योंकि वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, जिसमें हमने सबसे पहले ये जाना कि क्या क्या चीजें या क्या क्या आउटकम हमें प्रीएम्बल से मिल जाते हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. तो सबसे पहले हमने बात की थी सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें प्रीएम्बल से पता चलता है कि जो भारत का संविधान है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो उसका सोर्स क्या था? तो हमने देखा था कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया के पास है, यानी कि भारतीय लोगों के ही पास है. देन वी हैव डिस्कस द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी नेचर से ही हमें पता चला कई सारे कीवर्ड्स के बारे में, जिनके बारे में आज हम डिस्कशन अपना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दो जो टर्म्स थे उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. जैसे कीवर्ड्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने आपसे सोवरेन वर्ड यानी संप्रभु शब्द के बारे में डिस्कशन किया. अब बात करें अगर हम लेक्चर नंबर 2 की, सो वी विल स्टार्ट विद द वर्ड सोशलिस्ट, दैट इज अनदर कीवर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल. यानी कि प्रस्तावना का जो एक प्रमुख शब्द एक सोशलिस्ट भी है यानी समाजवाद, जिसको ऐड किया गया था बाय amendment that was done in the year 1976 by 42nd amendment, यानी कि 42वां संशोधन किया गया. तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. वैसे अगर मैं बात करूं सोवर्निटी की, तो एक पॉइंट आपका रह गया था कि सोवर्निटी का मतलब है कि जिसके ऊपर कोई अदर अथॉरिटी ना हो. ही इज द ओनर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि वो कंट्री जो है वो खुद के ही रूल्स रेगुलेशंस को ही फॉलो करती है, किसी अदर कंट्री का कोई प्रेशर वगैरह नहीं है. जिसमें मैंने 2 एक्सेप्शंस भी आपको बताए थे, एक तो भारत का कॉमनवेल्थ का मेंबर होना और दूसरा यूनाइटेड नेशंस में. यूनाइटेड नेशंस में कितनी कंट्रीज हैं आपकी? 194. तो 194 अब हो चुकी है, पहले 193 थी. तो 194 कंट्रीज में होने के बावजूद भी इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री. लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट. यानी कि अगर इंडिया चाहे तो अक्वायर भी कर सकती है किसी और देश की टेरिटरी को, और साथ ही साथ लेकिन अगर ये वेलफेयर मैनर में है तो. जैसे कि अगर हम बात करें तिब्बत की, तिब्बत हमेशा से किसका पार्ट बनना चाहता है? इंडिया का, बट चाइना का उस पर अधिकार है. तो इंडिया चाहे तो अगर तिब्बत के वेलफेयर के लिए है तो वो ले सकता है, और इसी तरीके से किसी अदर कंट्री के फेवर में चाहे तो अपनी टेरिटरी को किसी और को शेयर भी कर सकता है. नाउ वी विल कम to discuss the other salient keyword of that is your socialist keyword of preamble, that is socialist, ठीक है, यानी समाजवाद के बारे में आज बात करेंगे. ठीक है. Even before the term was added by 42nd amendment in 1946,
ऐसा नहीं है कि जब तक 1976 तक ये वर्ड ऐड नहीं किया गया था तो क्या भारत में समाजवाद नहीं था। वही सारी चीजें हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो इवन बिफोर द टर्म वाज एडेड बाय द 42nd amendment in 1976, the constitution had a socialist content in the form of certain directive principles of the स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी के रूप में भारत में समाजवाद था, क्योंकि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि एक नीति निदेशक सिद्धांत ही थे, किसके लिए, राज्य की नीतियों के लिए। और राज्य की नीतियों का मतलब है कि लोगों के लिए थे, समाज के लिए थे। ठीक है, तो वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है कि ऐसा नहीं है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा इस शब्द को जोड़ने से पहले संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में समाजवाद नहीं था। बिल्कुल था। डीपीएसपी इज अनदर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद का दूसरा अर्थ हम कह सकते हैं डीपीएसपी को, विच इज गिवन इन योर पार्ट 4 36 से लेकर आपके 51 तक दिया हुआ है, जहां पे हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं 12 से 35 में। उसके बाद 36 से लेकर 51 तक आपके डीपीएसपी ही दिए हुए हैं। एंड डीपीएसपी के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रॉम विच कंट्री दे हैव बीन बोरोड, यानी किस कंट्री से लिए गए हैं, इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड, इसीलिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे लिया था। तो ये सोशलिस्ट जो वर्ड है समाजवाद, उसी का एक साम्य भाव है, उसी का एक सिमिलर वर्ड है, उसी की एक सिमिलर मीनिंग हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज हिटहेटो इम्प्लिसिट। हिटहेटो इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, जो छिपे तौर पे था। अब क्या है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नाउ बीन मेड एक्सप्लिसिट, यानी कि अब उसे आंतरिक नहीं बल्कि एक स्पष्ट रूप से ये चीज सामने आ गई कि हाँ, भारत में कीवर्ड में लिख दिया गया, प्रीफेस में यानी प्रियम्बल में लिख दिया गया, उद्देशिका में, कि भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। जबकि अगर इंटरनली हम देखें 36 से लेकर 51 तक समाजवाद ही है। आपका जो डीपीएसपी है वो इट इज जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक कल्याणकारी नीति बनाने के लिए ही है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, उसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, लेकिन देवर इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट, यानी कि एक छिपे तौर पे थे, बट अब उन्हें क्या कर दिया गया, एक्सप्लिसिट, यानी कि एक स्पष्ट तौर पे अब हमें देखने को मिलता है। मोर एवर द कांग्रेस पार्टी, यानी हम आईएनसी की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, itself adopted a resolution to establish a socialist pattern of society in its आबादी session as early as in 1955। अगर देखा जाए, जो पहले कॉमन इलेक्शंस होते हैं हमारे, जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा के, वो कब होते हैं आपके 1952 में। तो 1952 के बाद तक भी जो आईएनसी के सेशंस थे वो चल रहे थे। तो आबादी सेशंस में भी एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी इसे अडॉप्ट किया हुआ था। ठीक है, वही सेम चीज आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किनके बारे में, डीपीएसपी और सोशलिज्म के बारे में। तो दूसरे शब्दों में अगर बात करें, जो अब तक संविधान में निहित था यानी कि इम्प्लिसिट था, अब उसे स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 1955 के प्रारंभ में ही, सेशंस तो आज तक भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद आईएनसी के सेशंस ओवर हो गए, अभी भी 28 दिसंबर को सेशंस कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने 1955 के प्रारंभ में अपने आबादी सत्र में समाज की समाजवादी विचारधारा की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भी अपनाया था और उसके अनुसार कई उपाय भी किए थे। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, अब भारत के डेमोक्रेसी में ही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, नोटेबली द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इज नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या है और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, तो इन टर्म्स को भी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म, which involves the nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private property। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से सिर्फ देश के डेवलपमेंट के बारे में ही सोचा जाता है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही सोचा जाता है। और ज्यादातर जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें पीपल यानी कि पीपल ऑफ स्टेट का ध्यान नहीं रखा जाता है, जो राज्य के लोग हैं उनके बारे में ना सोच के, बल्कि देश के डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा
ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो क्या है आपका कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे आए तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पर क्या होता है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, वेयर बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। यानी कि यहां पे पब्लिक यानी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप तो होता ही है, साथ ही साथ जो आपके प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी साथ साथ चलते हैं, यानी कि दे एग्जिस्ट साइड बाय साइड, दोनों को ही साथ में लेके चला जाता है। तो भारत में कौन सा सोशलिज्म देखने को मिलता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ठीक है, हमारे यहाँ पब्लिक कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, कुछ नीतियां इकोनॉमिक बेसिस पे भी ली जाती हैं और कुछ सोशल बेसिस पे भी। ठीक है, अब यहीं पे वही चीज आपकी सेम आपकी हिंदी में भी लिखी है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो समाजवाद का जो भारतीय ब्रांड है, क्योंकि भारत को एक सोशलिस्ट कंट्री के तौर पे ही देखा जाता है और जब प्रीफेस में लिख दिया गया तब तो है ही, तो समाजवाद का भारतीय ब्रांड एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म यहाँ पर नहीं है। जैसे हम राज्य समाजवाद भी कहते हैं, राज्य समाजवाद का मतलब सिर्फ डेवलपमेंट ही देखा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के बारे में ही सोचा जाता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष को ना ध्यान में रखकर केवल और केवल देश को सेंटर में रख के ही सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करें तो यहाँ पर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत विश्वास रखता है, यानी कि सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही है या फिर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही है। ठीक है, अब ऐसा ही एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा था, एज द सुप्रीम कोर्ट सेज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं की ऊपर रखा है, उसको ज्यादा अच्छा माना है, क्योंकि इसका एम क्या बताया है, इट एम्स टू एंड पॉवर्टी, ये गरीबी का उन्मूलन, इग्नोरेंस यानी किसी की अनदेखी करना, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अवसरों में जो असमानता देखने को मिलती है, इन सब को एबॉलिश करता है। इनका एबॉलिशम के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीसिज्म, यानी कि हमें समाजवाद और साथ साथ अगर हम बात करें प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर्स की मिला जुला रूप या मिश्रित इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है, बट आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी नीड to explain it again in Hindi. Now we will move to the third keyword, that is secular. Secular word के बारे में हमने एक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था, बट आपको सेक्युलर के भी कई टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इंडिया में किस टाइप से कहें कि जो सेक्युलरिज्म है, ऐसा नहीं है कि बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ 42nd ऐसा नहीं था, वही चीज से फिर से आपको देखने को मिलेगी कि किस किस सेक्टर में हम देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमें देखने को मिलती है या फिर पंथ निरपेक्षता। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फंडामेंटल राइट। अगर हम 14 से लेकर 18 तक देखें, आर्टिकल 14 to 18 सारे के सारे आपके राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम की अगर बात करें तो रिलीजन, तो 25 से 28 तक। चलिए देखते हैं वन बाय वन कि कहां पर हमें सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, द टर्म सेक्युलर टू वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, कौन सा, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो सेकंड वर्ड की हम बात कर रहे हैं सेक्युलर, तो ये भी आपके 42वें संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया। However, as the Supreme Court said in 1974, although the word secular state were expressly mentioned in the Constitution, there can be no doubt that Constitution makers wanted to establish such a state accordingly, Article 25 to 28 guaranteeing the fundamental right to freedom of religion have been included in the Constitution। इसका क्या मतलब है कि कोर्ट ने भले ही ये अलग से मेंशन किया कि चलो ठीक है, सेक्युलर वर्ड जुड़ने से ऐसा हो गया कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन ये कब आया, 1976 में। बट फंडामेंटल राइट्स वर ओरिजिनली प्रेजेंटेड। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ
तभी वो प्रेजेंट थे, तभी वो उसमें शामिल थे, इंक्लूडेड थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश सच अ स्टेट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के यानी संविधान के जो निर्माता थे, यानी कि मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1976 में जाकर ही इसकी नीड जनरेट होती है और 1976 में ही उसके अकॉर्डिंग सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया, क्योंकि आर्टिकल 25 to 28 विच इज गारंटिंग द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म की स्वतंत्रता को पूरी तरह से प्रत्याभूत करता है, यानी कि गारंटी देता है, हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ऑलरेडी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये वर्ड अपने आप में जो सेक्युलर वर्ड है, ये ऑलरेडी गिवन था, ऐसा नहीं है कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा ही आया। ठीक है, अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी है, तो चलिए लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑन हिंदी ऑल्सो। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, वैसे आपको बता दें जो हमारा मैंने आपको टेक्स्ट ऑफ दी प्रियम्बल पढ़ाया था, यानी कि जो एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं, एग्जैक्ट जो वर्डिंग है किसकी, प्रियम्बल की, उसमें आपको धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष दिखेगा। क्या दिखेगा? पंथ निरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि जैसा कि 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि संविधान निर्माता किस तरह के राज्य को अनुच्छेद 25 से 28 यानी धर्म की जो मौलिक अधिकार की गारंटी है, इसको संविधान में शामिल या स्थापित करना चाहते थे। चलिए यहाँ पे अब देखेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज the positive concept of secularism, that is all religion in our country irrespective of their strength have the same status and support from the state। इसका क्या मतलब है? The Indian Constitution embodies, जो भारतीय संविधान है वो किस चीज का प्रतीक है? It is the embodies of the positive concept of secularism, यानी कि धर्मनिरपेक्षता को एक पॉजिटिवली लेता है, यानी एक सकारात्मक रूप से लेता है। क्यों? ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में जितने भी धर्म है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, चाहे किसी की संख्या बहुत ज्यादा हो, चाहे किसी की संख्या बिल्कुल कम हो, चाहे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ज्यूज की यानी यहूदियों की, तो केवल 5 से 5,500 की ही संख्या है, लेकिन दे ऑल आर एंजॉइंग द सेम राइट एंड सेम सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया। लेकिन सभी के सभी लोगों को क्या मिल रहा है? समान अधिकार, सब का आनंद लेने का अधिकार सभी के पास है। ठीक है, सो ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री irrespective of their strength have the same status and support from the state, यानी राष्ट्र से हर तरीके का समान तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा है। अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्मों, उनकी संख्या पर बिना ध्यान दिए राष्ट्र के समान स्थल और समान स्थान और समर्थन प्राप्त है सभी को। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस the another key word of the preamble, that is your democratic, यानी लोकतांत्रिक शब्द के बारे में अब हम जानेंगे। अब आपको पता चलेगा कि लोकतांत्रिक शब्द के भी कितने मायने हैं और भारत में किस तरीके की डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, a democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power by the people। इसका क्या मतलब है? अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, यानी अगर हम एक राजनीतिक, एक लोकतांत्रिक राजनीति की बात करें, जिस देश में कैसी पॉलिटी है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल, जैसा कि किसमें निर्देश दिया गया है, किसमें निर्देशित किया गया है प्रीएम्बल में, इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी। इसका अगर हम एक अदर मीनिंग देखें, जो कि हमें एक कहीं की प्रसिद्ध रूप से हमें जो देखने को मिलता है, वो किसका साम्य भाव है? सोवर्निटी का, यानी कि संप्रभुता का, दैट इज possession of supreme power by the people, यानी कि जो सुप्रीम पावर है अगर किसी भी देश में, किसी भी देश के ऊपर, तो वो अल्टीमेटली किसके पास है? दैट सुप्रीम पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल, इन द हैंड्स ऑफ पीपल, यानी लोगों के ही हाथ में ही ये पोजेशन आपके
है, किसका? कंट्री का। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स। अब डेमोक्रेसी भी यहाँ पर दो तरीके की है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये मत समझिएगा कि हम देश को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की बात कर रहे हैं कि मोनार्की है और डेमोक्रेसी है, नहीं, डेमोक्रेसी के ही दो पार्ट्स की बात कर रहे हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भारत में क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। लेकिन उससे पहले हम हिंदी में देखेंगे कि लोकतांत्रिक शब्द का मतलब क्या है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, जैसा कि प्रस्तावना में निर्धारित है, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो खुद का ओनर होना चाहिए, खुद का मालिक होना चाहिए, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ये बात हमने की थी सोवर्निटी में। अब यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो पहला मीनिंग है वो यही है, अर्थात जनता के पास ही सर्वोच्च शक्ति का अधिकार है, यानी जो सुप्रीम पावर है इट इज अल्टीमेटली इन द हैंड्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के ही हाथ में है। अब डेमोक्रेसी के भी दो टाइप मैंने आपसे डिस्कस किए थे, तो लोकतंत्र के भी दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब हम इसकी मीनिंग पढ़ेंगे तो इसमें डिफरेंस को भी पहचान पाएंगे। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली as is the case in स्विट्जरलैंड। अब आप सोचेंगे कि क्या अंतर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हर किसी चीज को लेकर अपनी सरकार अलग बना सकता है, अपनी पुलिस बना सकता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड की जब हम बात करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल exercise their supreme power directly as in the case in Switzerland, जैसा कि हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। There are 4 devices of direct democracy, वहां पे हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइसेस यानी कि 4 तरीके की डेमोक्रेसी के जो तत्व हैं या तथ्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 रेफरेंडम, नंबर 2 इनिशिएटिव, नंबर 3 रिकॉल एंड नंबर 4 प्लेबिसाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, अगर ये 4 चीजें होती हैं अगर किसी देश में तो इसका मतलब वहां पे डेमोक्रेसी तो है, बट कैसी डेमोक्रेसी है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम रेफरेंडम की बात करें तो रेफरेंडम को हम कहते हैं जनमत संग्रह। क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। जन का मतलब लोग, मत मतलब उनका जो भी ओपिनियन है, और संग्रह मतलब उनका कलेक्शन। ठीक है, तो ये कहलाता है रेफरेंडम। अब वहां पर क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक समूह के हाथ में या किसी रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में, यानी किसी प्रतिनिधि के हाथ में या किसी ग्रुप के या एसोसिएशन के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट जनता डिसाइड करती है। इसीलिए वहां पर अगर कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना है तो डायरेक्ट रेफरेंडम करवाया जाता है। रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, लोगों से लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, उनका मत लिया जाता है, और फिर उनका कलेक्शन करने के बाद डायरेक्ट कोई भी चेंज करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है तो रेफरेंडम के ही थ्रू होता है। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनिशिएटिव का क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए आज आपका ही मन कर रहा है कि आप राष्ट्रपति बन जाएं, आप प्रधानमंत्री बन जाएं, जो भी पद हो वहां पर, ठीक है, आप राष्ट्रपति बन जाएं, आप प्रधानमंत्री, तो आप इनिशिएटिव भी ले सकते हैं। ये भी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ही डिवाइस है। रेफरेंडम में क्या है कि जनमत संग्रह, यानी लोगों से उनका ओपिनियन लिया जाता है, फिर उनके ओपिनियन को कलेक्ट किया जाता है, और जिसके फेवर में ज्यादा वोट्स होते हैं, ये एक टाइप ऑफ वोट ही है, लेकिन डायरेक्ट। ये नहीं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बल्कि कुछ भी चेंज करना है डायरेक्ट लोगों का मत लो और उसी के अकॉर्डिंग काम कर दो। ये क्या है? आपका रेफरेंडम। इनिशिएटिव में क्या होता है? हर व्यक्ति, एनी इंडिविजुअल कैन टेक स्टेप फॉरवर्ड टू बिकम अ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। अगर आप इवन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं तो आप खुद से पहल कर सकते हैं। यू कैन इनिशिएट एट दैट टाइम। आप उसी समय क्या कर सकते हैं? इनिशिएट भी कर सकते हैं, और ऐसा स्विट्जरलैंड में होता है, और इसीलिए वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फिर उसके बाद रिकॉल करने का मतलब यहां से है रिवोक करना। यानी कि मान लीजिए
कि रेफरेंडम के थ्रू यानी जनमत संग्रह के थ्रू किसी को कोई पद दे दिया गया या किसी को कोई अथॉरिटी दे दी गई, लेकिन अब पब्लिक अगर समझती है कि ये उनसे गलती हो गई या फिर ये गलत डिसीजन हो गया, तो दे हैव राइट टू रिकॉल इट ऑल्सो। वो इसे रिकॉल भी कर सकते, इसे रिवोक भी कर सकते एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई भी गलत डिसीजन हो गया या कोई गलत पर्सन को कोई ऐसी अथॉरिटी दी गई है फॉर विच ही इज नॉट एलिजिबल, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो आप रिवोक भी कर सकते हैं, आप रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी डिवाइस हुई किसकी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। देन किसका नंबर आता है? प्लेबिसाइट का। प्लेबिसाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेफरेंडम, यानी ये भी एक प्रकार का जनमत संग्रह ही है। यहाँ पे भी डायरेक्ट वोटिंग होती है, लोगों का ओपिनियन लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर किसी भी चीज में कोई चेंज करना है या कोई नई चीज इंप्लीमेंट करनी है तो प्लेबिसाइट करा के ही होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे विल टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की तरफ से वो डिसीजन लेते हैं। इसीलिए वहां पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, बट ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहां पे हमें रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, इनिशिएटिव, पहल, आप खुद से पहल करके खुद प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल या अपनी एलिजिबिलिटी शो कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। कोई बन गया है उसको वापस करने के लिए भी रेफरेंडम करा सकते हैं। और प्लेबिसाइट का मतलब भी है जनमत संग्रह। अब हम बात करेंगे किसकी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है। ऑन द अदर हैंड, इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, दे विल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। जो सुप्रीम पावर है यानी जो सबसे सर्वोच्च शक्ति है वो किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी, यानी उसका प्रयोग कौन करेगा? जो हमारे प्रतिनिधि होंगे। एंड दस दे कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज। वही सरकार को भी चलाते हैं और वही कानून भी बनाते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के भी दो टाइप आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। सो हिंदी में भी मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन हिंदी ऑल्सो। सो दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इस तरीके की जो लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है ये भी दो तरीके के। अब आप सोचोगे कि पहली बात तो प्रशासन करने के या एडमिनिस्ट्रेशन करने के भी अलग अलग तरीके हैं, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है ना। फिर डेमोक्रेसी में भी हमने बात की कि दो टाइप हैं, कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में भी हम देख रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और इसके भी दो प्रकार है, इट ऑल्सो हैव टू काइंड्स, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, यानी कि पार्लियामेंट के थ्रू कोई गवर्नमेंट चल रही है, या फिर प्रेसिडेंशियल, जैसे कि अगर हम पार्लियामेंट्री की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन, और अगर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका यूएसए यानी कि अमेरिका। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है यानी संसदीय लोकतंत्र है, यानी कि संसद ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द पीपल, यानी लोगों के प्रति अगर सबसे ज्यादा जो दायित्व किसी का है वो संसद का ही है। अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस, यानी जो भी वो नीतियां बनाते हैं या जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, उनके बनाई गई जितनी भी नीतियां हैं या कार्य हैं उसके लिए वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर की हम बात कर रहे हैं, अगर स्टेट लेवल पे है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर सेंट्रल लेवल पे है तो पार्लियामेंट। ठीक है, अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है कि इस प्रकार का लोकतंत्र, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो संसदीय और दूसरा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंशियल। ठीक है, भारतीय संविधान प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती हैं। So, in today's session, we have discussed about the socialism, secularism and democracy. In our next lecture, we will discuss the remaining keywords of the preamble. So, till then, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, keep learning, keep earning.